नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अदिति की वाणी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी मुझे जबलपुर की रहने वाली निक्की केवत जी ने भेजी है। ये कहानी एक हॉन्टेड हॉस्टल पर है। दोस्तों, अगर आप भी मुझे अपनी कुछ कहानियां भेजना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी अदिति की वाणी में मुझे भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। प्लीज दरवाजा खोलिए, हम कविता, आपकी न्यू रूममेट। प्लीज हमें अंदर आने दीजिए। रात के 3:30 बजे अचानक से दरवाजे पर हुई इस दस्तक से कानपुर के गर्ल्स हॉस्टल के रूम नंबर 13 में रहने वाली दोनों लड़कियां रोशनी और ज्योति हैरान रह गईं। आधी नींद में अपनी आंखें मलते हुए जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने एक 20-21 साल की लड़की, जिसने अपने हाथों में और कंधे पर बैग लटकाया हुआ था और इससे पहले कि कोई उससे कुछ पूछता, वो मुस्कुराते हुए बिना कुछ कहे अंदर आ गई और वहां पड़े एक खाली बेड पर अपना सामान रखकर उन दोनों के सामने ही बैठ उन्हें अपना परिचय देने लगी। हाय, आई एम कविता सिन्हा, आप दोनों की रूममेट। ज्योति और रोशनी दोनों ने भी मुस्कुराते हुए उसे अपना परिचय दिया। पर तुम इतनी रात को यहाँ? ज्योति ने कहा। वो हम तो शाम को ही आने वाले थे, पर हमारी ट्रेन लेट हो गई, इसीलिए हम भी लेट हो गए। अभी वार्डन से ही मिलकर आए हैं, कविता ने कहा। पर तुम तीसरी मंजिल में इस सबसे आखिरी वाले रूम तक अकेले पहुंची कैसे? रोशनी ने पूछा। ये हमारा ही रूम है, यहाँ आने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं। मतलब? ज्योति ने पूछा। गार्ड हमें यहाँ छोड़कर गया और कुछ नहीं, कविता ने कहा। अपना पूरा बायोडाटा देने के बाद थके होने की वजह से कविता जल्द ही सो गई और बाकी दोनों भी। कुछ ही वक्त में कविता अपने चंचल स्वभाव के चलते ज्योति और रोशनी दोनों से पूरी तरह घुल मिल गई और उनकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। पर पूरे हॉस्टल में कविता सिर्फ इन दोनों से ही बात किया करती थी और हर वक्त उनके साथ ही रहती। 2 दिन बाद जब वो तीनों रात को खाने के बाद अपने रूम में लौटी तो कविता बेड पर लेटे हुए किसी बहुत ही गहरी सोच में डूबी हुई थी, जिसे ज्योति और रोशनी ने भी नोटिस किया। कविता, क्या हुआ? तुम इतनी चुप क्यों हो? ज्योति ने पूछा। ज्योति के सवाल से मानो कविता की निद्रा भंग हुई, पर वो अभी भी किसी सोच में ही थी। क्या हुआ, कुछ बताओगी? रोशनी ने पूछा। यार, 2 दिन हो गए मुझे यहाँ, पर मैंने अभी तक यहाँ कुछ भी महसूस नहीं किया। क्या मतलब? ज्योति ने कहा। मैंने सुना था कि 2 महीने पहले यहाँ किसी लड़की की मौत हुई थी। लोगों के हिसाब से वो एक हादसा था, पर हॉस्टल की कुछ लड़कियों का कहना है कि उसकी मौत महज एक हादसा नहीं थी, इसीलिए उसकी रूह अभी भी यहाँ भटकती है, जिस वजह से ये हॉस्टल हॉन्टेड है। कविता की ऐसी बात सुनकर दोनों ही काफी सुन्न रह गईं। दोनों ने डर से एक दूसरे को देखा, फिर खुद को संभालते हुए कविता को देखने लगी। तू पागल हो गई है क्या? बेकार ही इन सब में मत उलझ और अपना दिमाग पढ़ाई में लगा। रोशनी ने बड़े ही चिढ़े हुए स्वर में कविता को जवाब दिया। यार, मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि ये बातें सच है या महज एक अफवाह। मैं तो यहाँ नहीं हूँ ना, पर तुम दोनों तो सालों से यहाँ हो, तुम दोनों तो जानती ही होगी ना। कविता ने एक बार फिर उन दोनों से वही सवाल किया। हमें कुछ नहीं पता और रात बहुत हो गई है, हमें सोना चाहिए। कविता के दोबारा उस सवाल को दोहराए जाने पर रोशनी और ज्यादा चिढ़ गई और अपने बेड पर आकर लेट गई। ऐसे कैसे नहीं पता? आखिर कुछ तो पता होगा ना तुम दोनों को कि उसकी मौत वाकई एक हादसा थी या फिर हत्या। अचानक ही कविता का इस तरह का सवाल उन दोनों की हैरानी का कारण बन गया। उसके बाद भी कविता
बार बार उन दोनों से उस हादसे के बारे में ही पूछती रही। तब थक हार कर उसे सच बताने को तैयार हो ही गई। 2 महीने पहले इसी रूम नंबर 13 में हमारे साथ रिया नाम की एक लड़की रहती थी। वैसे तो वो बहुत अच्छी थी, पर उसे अलग अलग तरह के नशे की लत थी। एक रात हमारे सोने के बाद उसने हमसे छिपकर ड्रग्स लिया, जिसके ओवरडोज का असर उस पर बहुत ज़्यादा हुआ, जिससे वो बिल्कुल भी होश में नहीं थी। पर अगली सुबह जब हम उठे तो वो टेबल के पास बेहोशी की हालत में थी। हमने चेक किया तो उसके सर पर बहुत गहरी चोट थी। उसके सर से काफ़ी खून बह चुका था। शायद उस रात में नशे की हालत में वो टेबल से टकरा गई थी। और क्या? कविता के सवाल और उसकी सवाल भरी नज़रों ने रोशनी को खामोश कर दिया। तब ज्योति ने रोशनी को आंखों के इशारे से चुप रहने को कहा, ताकि अब वो आगे का सच कह सके। वो मर चुकी थी। उसकी चोट काफ़ी गहरी थी और जब हमने वार्डन को खबर की तो पुलिस वेरिफिकेशन से हमें उसकी नशे की लत के बारे में पता चला और पुलिस को उसके बैग से वही ड्रग्स के पैकेट मिले जो उसकी ब्लड रिपोर्ट में थी। रिया का मौत का सच सुनकर कविता काफ़ी हैरान थी, पर जहाँ ये सब कहते हुए उन दोनों के चेहरे पर एक अजीब सा डर था, वहीं ये सच जानकर कविता के चेहरे पर एक भयानक सी रहस्यमय मुस्कुराहट तैर रही थी। तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? ज्योति के इस सवाल पर कविता बहुत फीका सा मुस्कुरा दी। कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रही थी, जब उसे चोट लगी तो उसकी चीख से तुम दोनों की नींद क्यों नहीं खुली, और उसके नशे की लत के बारे में तुम दोनों को कभी कुछ पता कैसे नहीं चला, जबकि वो तो तुम्हारी ही रूममेट थी ना। कविता के इस सवाल पर दोनों ही हड़बड़ा गईं। हड़बड़ाकर ये कैसा सवाल है? हमने बताया ना कि वो हमेशा हमसे छुपकर ये सब करती थी, और जब उसे चोट लगी तो शायद उसे चीखने का वक्त ही नहीं मिला हो, क्योंकि हमने कोई चीख सुनी ही नहीं। और अब तुम्हें सारा सच पता चल गया है ना, तो प्लीज इस टॉपिक को यहीं खत्म करो और सो जाओ। ज्योति ने अपनी घबराहट को छुपाते हुए अपनी बात कह दी, और अपनी घबराहट को छुपाते हुए दोनों ही सहेलियां सो गई। पर कविता वो अब भी वैसे ही मुस्कुराहट लिए बैठी रही। रात के करीब 3:30 बजे अचानक ही ज्योति की नींद खुली तो उसने देखा कि कविता स्टडी टेबल पर बैठी पेपर पर कुछ ड्रॉ कर रही है, वो भी बहुत ही बुरी तरह से। उसके हाथ पेपर पर ऐसे चल रहे हैं जैसे हाथ नहीं बल्कि बिजली की रफ्तार से भागती कोई ट्रेन हो। कविता को इस तरह से देख ज्योति बहुत डर गई और डर से उसने रोशनी को भी उठा दिया। दोनों ने कई बार कविता का नाम पुकारा, पर वो उसी तरह पेपर पर अपना हाथ चला ही रही थी। दोनों बहुत ही हिम्मत कर कविता के ठीक पीछे आकर खड़ी हुई। कविता, तुम इतनी रात गए ये क्या कर रही हो? ज्योति के काफी पूछने पर भी कविता की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। वो अब भी उतने ही ध्यान से अपना काम कर रही थी। पर तभी रोशनी की नजर कविता के आसपास बिखरे ढेर सारे कागजों पर गई, और जब उसने उन पर गौर किया तो आश्चर्य से उसकी आंखें ही फट गई। वो कभी उस कागज को तो कभी कविता को देखती, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उससे कुछ कहे या कुछ पूछ सके। जब ज्योति ने रोशनी के चेहरे पर डर और हैरानी के साथ साथ उसके माथे पर आई पसीने की बूंदें देखी तो उसने जोर से उसे हिलाया, जिससे रोशनी तो होश में आ गई। पर जब उसने वही पेपर ज्योति को दिखाया तो वही हैरानी और वही डर उसके चेहरे पर भी उतर गया। दोनों कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी, पर तभी कविता के हाथ चलते चलते अचानक ही रुक गए और एक अजीब सी आवाज उन्हें सुनाई दी। उठ गई दोनों।
ये आवाज कविता की होकर भी नहीं थी। एक अजीब सा डरावनापन था उसकी आवाज में। दोनों उस आवाज से अभी उभर भी नहीं पाई थी कि तभी एक और आवाज आई। क्यों मारा मुझे? आखिर क्या गलती थी मेरी? इस बार कविता की आवाज में पहले से भी ज्यादा भारीपन था। उसका स्वर कर्कश हो चुका था। कौन हो तुम? डरी सहमी सी रोशनी ने जब ये सवाल किया तब कविता ने एक और कर्कश स्वर निकाला। मुझे नहीं पहचाना? अपनी दोस्त को नहीं पहचाना? देखो कविता, प्लीज हमें इस तरह से डराना बंद करो। रोशनी की बात अभी खत्म हुई भी नहीं थी कि अचानक ही कविता उन दोनों के सामने आ खड़ी हुई। चेहरे पर हद से ज्यादा गुस्सा और आंखों का वो खालीपन जो उसे और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। इससे पहले दोनों कुछ सवाल करती, उनका चेहरा एकदम से बदल गया। धीरे धीरे कविता पूरी तरह से रिया में बदल गई। उसके सर पर अब भी काफी गहरी चोट थी जिस पर से अभी भी खून बह रहा था। आंखें पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। खुले हुए बाल जो हवा में ऊपर की तरफ उड़ते हुए उसे खौफनाक बना रहे थे। तभी उसकी आवाज एक बार फिर गूंजी। कविता नहीं, रिया हूं मैं, रिया, जिसे तुम दोनों ने बड़ी बेरहमी से मार डाला। वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने तुम दोनों को ड्रग्स लेते हुए देख लिया था। और जब मैंने ये बात वार्डन को बताने की धमकी दी तो तुम दोनों ने मुझे ड्रग्स के ओवरडोज दे दिए। मैं होश में नहीं थी और तब तुम दोनों ने नशे की हालत में मेरे सर को टेबल पर इतनी जोर से पटका कि मैं चिल्ला भी ना सकी और वहीं मर गई। अपनी रूममेट रिया को इस रूप में अपने सामने देखकर दोनों ही स्तब्ध रह गई। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। दोनों कमरे से बाहर जाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर सारी कोशिशें बेकार थी। ना तो वो कमरे से बाहर जा पा रही थी और ना ही उनकी आवाज कमरे से बाहर गई। प्लीज रिया, प्लीज हमें माफ कर दो, हम बहुत डर गए थे। उस रात अगर वार्डन को पता चल जाता तो ये बात हमारे घर तक पहुंच जाती। हमने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की, बट जब तुम नहीं मानी तब हमने गुस्से में वही ड्रग्स तुम्हें भी दे दिया। उसके बाद जो भी हुआ हमने नशे में किया, हमें माफ कर दो। डरी सहमी सी आवाज में ज्योति और रोशनी ने रिया से माफी मांगते हुए कहा, पर सब बेकार। रिया ने अपनी आंखों के एक इशारे से पूरे कमरे की दशा बदल दी। पूरे कमरे में चीजें बार बार हवा में उड़ती और उनसे टकराकर गिर जाती, जिनमें कुछ कांच के भी चीजें थे जो उन दोनों से टकराकर टूट जाती। दोनों बुरी तरह घायल हो गई। जगह जगह से खून रिसने लगा। दर्द की सारी हदें पार थी, पर चीखे वो कमरे से बाहर जा ही नहीं सकी। तभी रिया की रूह ने झटके से ज्योति की गर्दन को पकड़ा और एक चटाक की आवाज के साथ उसकी पूरी गर्दन ही घुमा दी। ज्योति का ये हाल देख रोशनी को मानो सांप ही सूंघ गया हो। वो जानती थी अब उसकी बारी है। रोते गिड़गिड़ाते उसने रिया की रूह से बहुत माफी मांगी, पर एक जहरीली मुस्कान लिए रिया की रूह उसकी ओर बढ़ गई। उसे रोशनी का गिड़गिड़ाना, उसका डर सुकून दे रहा था। जितना उन्हें वो तड़पाना चाहती थी, उसकी सारी हदें आज पार होने लगी। अपनी खाली आंखों से पूरे कमरे में नजरें दौड़ाते हुए रिया की रूह ने वहां मौजूद सभी कांच के टुकड़ों को पल भर में एकत्रित कर लिया और एक नजर भर से रोशनी को घुटनों के बल बैठा दिया और उसे वही कांच के टुकड़े खाने पर मजबूर कर दिया। वो होश में नहीं थी, पर उसका पूरा शरीर वो रिया के वश में था। ना चाहते हुए भी उसके हाथ खुद ब खुद उन कांच के टुकड़ों को
उसके गले में उतार रहे थे। पूरा गला, मुंह सब बुरी तरह कट चुके थे। मुंह से बहता हुआ खून उसके हाथों से फिसलकर फर्श पर फैलने लगा। देखते ही देखते महज 7 मिनट में ही एक भयानक दर्द से तड़पने के बाद आखिरकार रोशनी की मौत हो ही गई। अगली सुबह रूम नंबर 13 जब काफ़ी देर तक नहीं खुला, तब कुछ लोगों की मदद से उसका दरवाज़ा तोड़ा गया। अंदर का नज़ारा देख सभी की सांसें ही थम गई। जगह जगह कागज़ बिखरे पड़े थे और उनमें थी कुछ तस्वीरें, जिनमें 2 लड़कियां कैसे जबरदस्ती एक लड़की को कुछ खिला रही थी। मदद की गुहार करती उस लड़की को उन दोनों ने किस तरह मारा था, वो हर एक नज़ारा उन पन्नों पर उभरा हुआ था। और उन तस्वीरों में थी रिया, रोशनी और ज्योति, जिससे सभी को रिया की मौत का सच तो पता चल गया, पर रोशनी और ज्योति एक राज बनकर ही रह गई। कुछ लड़कियों का कहना है कि रिया ने उनसे अपना बदला ले लिया, वहीं कुछ ने उन्हें मानसिक रोगी बताया, क्योंकि उनके हिसाब से वो दोनों पिछले 2 दिन से ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे उनके साथ कोई तीसरा भी हो। पर किसी ने भी उन दोनों के साथ किसी तीसरे को नहीं देखा। 2 महीनों में रूम नंबर 13 में हुई 3 मौतों के बाद किसी और ने उस कमरे में रुकने के बारे में सोचा तक नहीं, और आज भी वो कमरा वैसे ही खाली पड़ा है। कोई भी उस हॉन्टेड रूम नंबर 13 में नहीं रहना चाहता, कोई भी नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।